कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करें। वो क्या हो सकता है? विंड एनर्जी हो सकता है, वो सोलर एनर्जी हो सकता है, जियोथर्मल हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि कार्बन इंटेंसिटी 45% तक हमें कम करना है। चौथा है कि जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है टिल 2070 तक। बिहार कब अचीव करने वाला है? 45 सर 45 47 है। सर 70 ही 2047? है सर। 70 ही 2070 है, 47 था 70 ही सर। है। पहले 2000, सर 70 ही है। पहले सुनिए, 2040 था पहले। तो जब प्रश्न आया इसमें, एक बार 68 या 69 में प्रश्न आया था, तो उसमें गलती भी हुई। फिर बाद में फिर इकोनॉमिक सर्वे में, जो अगला इकोनॉमिक सर्वे आया बिहार का, तो उसमें सुधार किया गया और उसमें 2070 लिखा गया। दैट्स वाई बिहार का भी ध्यान रखेंगे, 270 है, 2070। और पांचवा है कि 1 बिलियन कार्बन सिंक, हम लोग 1 बिलियन टन कार्बन सिंक पैदा करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन के माध्यम से अधिक से अधिक हम लोग कार्बन को एब्जॉर्ब करना है। वो वृक्षारोपण से हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास फिल्ट्रेशन का टेक्नोलॉजी है, या कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, उसको हम लोग अंडर ग्राउंड उसको हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पंचामृत को जिक्र करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? रिसेंटली MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ, अब आप देखिए पहला बार अगर आप जिक्र करेंगे क्वेश्चन में MNRE का, तो आप वहाँ पे ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखेंगे। दूसरी बार जब आप लिखने जाएंगे तो नहीं भी लिखेंगे फुल फॉर्म, सिर्फ ये लिख देंगे, काम चल जाएगा। किसी भी, ये हर जगह अप्लाइड है। तो शॉर्ट फॉर्म जब भी आप यूज करेंगे तो पहले कहीं पे भी उसका जरूर पूरा डिटेल लिखा होना चाहिए। Recently, MNRE, Ministry of Renewable Energy, in partnership with ISA, International Solar Alliance, unveiled the report titled Roadmap of Solar Energy for Universal Access। एक रिपोर्ट आया था, उसमें MNRE और ISA के साथ, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि रोड मैप ऑफ सोलर एनर्जी फॉर यूनिवर्सल एक्सेस डेवलप्ड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। जो इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी हुआ था, उसमें ये एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है, आप जहाँ पे भी बात हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का, वहाँ पे आप जिक्र कर सकते हैं। सोलर एनर्जी यहाँ पे तो आप लिखिए, अगर सोलर एनर्जी का प्रश्न तो करेंगे ही, लेकिन अगर किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं, पंचामृत के बारे में बता सकते हैं। तो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। अब देखिए प्रश्न है आपका कि बेनिफिट्स, क्या-क्या बेनिफिट्स है? एक सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट्स देखिए, और ये बार-बार आप जब बनाएँ तो उसको स्टॉक करने का प्रयास करें। जे एक आपका मैंने बताया था कि एक कॉपी रखेंगे आप लोग, फैक्ट्स एंड फिगर का कॉपी। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स का कॉपी बनाएँगे, वो भी हम दिखाएँगे कभी क्लास में। तो उसमें अलग-अलग रहेगा सेक्शन, उसमें बटा रहेगा। सोसाइटी हो गया, सोसाइटी में उसमें भी कौन-कौन सा हो सकता है, वीमेन हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, डिसेबल हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एनर्जी। तो ये आपका नोट होना चाहिए कि उससे संबंधित कौन-कौन से संस्थाएँ हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अब देखिए, अब मान लीजिए अभी एनर्जी की बात हो, तो आपके पास ये 5 ही होना चाहिए कांसेप्ट। 5 में क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी पहला, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ईजी एक्सेस और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सभी को एनर्जी सिक्योरिटी मिले, ऊर्जा सुरक्षा सबके पास हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हमारे पास एनर्जी का एक्सेस होगा तो स्वाभाविक रूप से कि उस देश का आर्थिक विकास संभव है। और जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और ईजी एक्सेस। कैसे ईजी एक्सेस हो जाएगा? अब सपोज करिए कि प्रत्येक घर में अभी जो पीएम सूर्योदय योजना है, प्रत्येक घर में सोलर प्लेट लग जाए तो बिजली आए नहीं आए डजंट मैटर, ईजी एक्सेस हो जाएगा। और साथ-साथ सभी के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो 1 करोड़ सोलर रूफटॉप बाँटने का जो प्लान है, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा प्लान है ये। हमारे दोनों अचीवमेंट होगा, एक तो सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो भी पूरा होगा, साथ-साथ इको फ्रेंडली भी होगा। तो जब भी एनर्जी से संबंधित प्रश्न आए, तो ये 5 ई को आप ध्यान रखेंगे और इसको लिखने का प्रयास करेंगे।
चिपकाने का प्रयास करेंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। और क्या-क्या बेनिफिट्स है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, सोशल बेनिफिट्स है, एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है। तो इकोनॉमिक में क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ग्रीन इकोनॉमी। अब देखिए, ये शॉर्ट आंसर में क्या ध्यान रखना है कि बहुत आप लंबा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हार्डली 5 मिनट्स, 5 टू 6 मिनट्स, क्योंकि 1 मिनट तो आप सोचेंगे भी तो 6 मिनट्स में लिखना है। तो आप इकोनॉमिक सब डायमेंशन का बात किए, उसमें और क्या-क्या इकोनॉमिक डायमेंशन, उसमें कौन-कौन सब डायमेंशन हो सकता है? क्या हो सकता है कि स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ग्रीन इकोनॉमी होगा, लेस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल पे, जीवाश्म ईंधन पे निर्भरता कम जाएगी। इंपोर्ट क्या होगा? घटेगा। उससे क्या होगा? फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। चीप आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलेशन, एक बार जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद बहुत कम खर्च होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अब बिजली जब हम लोग लेते हैं तो क्या है, बार-बार बिजली बिल भरना पड़ रहा है। लेकिन एक बार अगर इंस्टॉल हो गया सोलर रूफटॉप, तो कोई ज़रूरत नहीं बिजली बिल भरने का। और अगर ऑन ग्रिड कंसेप्ट है, तब तो और अच्छी बात है। आप बिजली वहाँ पे नेट मीटरिंग का कंसेप्ट हो जाता है कि आप बिजली, आप जो नियरेस्ट ग्रिड है, वहाँ पे आप बिजली दे भी सकते हैं, जो आपके पास बिजली बच जाएगा सोलर एनर्जी से। जानते हैं ना, ये बात क्लियर है ना? ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और नेट मीटरिंग। जी सर। ये एनर्जी, जब भी एनर्जी की बात होगी तो ये सब शब्दों से आप परिचित रहेंगे। सर एक बार बता दीजिएगा इसको। ये सब कीवर्ड्स है, ध्यान रखना। देखिए, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, नेट मीटरिंग, नेट न्यूट्रलिटी, ये 4 चीज। देखिए, ऑन ग्रिड का मतलब क्या हुआ कि जो सोलर रूफटॉप लगा हुआ है, हमारे यहाँ सोलर प्लेट लगा हुआ है, तो वो जो नियरेस्ट ग्रिड होगा, पावर ग्रिड जो होता है बिजली का, उससे कनेक्टेड होगा। जो आप एनर्जी अगर कंज्यूम करने के बाद भी बच गया, तो वो एनर्जी वहाँ पे पावर ग्रिड में जाके स्टोरेज हो जाएगा। इस तरह से लिंक है। ऑफ ग्रिड में क्या, वो लिंक नहीं रहेगा। जो स्टोरेज होगा तो आपके पास ही रहेगा, बड़ी सी बैटरी होगी, उसी में रहेगा बैटरी स्टोरेज। नेट मीटरिंग क्या होता है? वही जो आपका बच रहा है, जो इतना आपने कंज्यूम के, सपोज करिए कि आपकी कैपेसिटी है कि आप 50 किलो वाट kWh एनर्जी यूज करते हैं और आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 100 किलोवाट, तो 550 बच जा रहा है, तो वो नेट मीटरिंग हुआ कि इतना आपकी एनर्जी बच जा रहा है। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? प्रत्येक, एनर्जी न्यूट्रलिटी, इसको नेट नहीं बोलेंगे, एनर्जी इसी कंसेप्ट पे होता है। एनर्जी न्यूट्रलिटी मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक घर में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कि सभी के घर में, जिस तरह से नेट न्यूट्रलिटी होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा हो, ठीक उसी प्रकार से एनर्जी का भी एक्सेस प्रत्येक व्यक्ति को मिले। तो जब भी एनर्जी से संबंधित प्रश्न आए तो ये सब कीवर्ड्स को जरूर आप चर्चा करेंगे, और ये 5E को जरूर आप लिखेंगे। ये अपने नोट्स में फैक्ट्स एंड फिगर वाली कॉपी में भी जरूर लिख लेंगे, ताकि ध्यान रहेगा कि हम वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या है? रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन लेस है। सब बात बनाने वाली बात है, जैसा प्रश्न वैसा बात बनाना है। लेकिन ये इन्वायरमेंटल में कौन कौन सा सब डायमेंशन हो सकता है? सोशल, सोशल क्या बेनिफिट है? स्वाभाविक रूप से है कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज होगा तो इलेक्ट्रिक बिल का जो बर्डन है वो घट जाएगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड इजिली गेनफुल एनर्जी न्यूट्रलिटी, हम लोग आसानी से एनर्जी न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। जो हमारा स्कीम है, कौन सा स्कीम है? सौभाग्य। और कौन स्कीम है बताइए? कुसुम। कुसुम तो है ही, और पीएम सूर्य घर योजना करके, राम ज्योति घोष। दीनदयाल, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। हाँ ठीक है। तो ये सब सौभाग्य में क्या था? कवर्ड सौभाग्य वायर से- और स्ट्रीट लाइट लगाना, कवर्ड वायर और स्ट्रीट लाइट लगाना, एलईडी स्ट्रीट लाइट।
100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन ऑल हाउस होल्ड कौन सी योजना थी? आगे नहीं, उदय था ये शायद। दीनदयाल उपाध्याय करके था सर। सर अरे तो इसका सौभाग्य रूरल हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना। अरे यही नाम है भाई, सौभाग्य नाम है। हाँ, सहज बिजली हर घर योजना इसका नाम है। तो फुल फॉर्म देखिए ना, यही ना है, सौभाग्य तो है, तो फुल फॉर्म है ना, सौभाग्य का फुल फॉर्म है। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, 5E और एग्रीकल्चरली में तो पीएम कुसुम योजना जरूर आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी सनलाइट से जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ साथ क्रिस्टल है, एग्री बिजनेस इन फार्मर्स फॉर रनिंग, इरिगेशन, ग्रीन हाउस फार्मिंग, तो ये सब, और साथ साथ कोल्ड स्टोरेज आज के समय में, कोल्ड स्टोरेज, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फार्म हाउस, पॉली हाउस, तो नाम जानते हैं ना। एग्रीकल्चर की बात है तो क्या क्या बात हो सकता है, कैसे हम लोग कम से कम फॉसिल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेंगे, नॉन फॉसिल के माध्यम से काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से काम करेंगे। क्या है, रिलायबल होगा, वर्सेटाइल होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, सब कीवर्ड से ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनली, ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्रेडिट ऑफ इंडिया एट ग्लोबल लेवल इंक्रीज हुआ है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक सन, एक अर्थ, एक वर्ल्ड और एक ग्रिड, और साथ साथ सोलर डिप्लोमेसी, कहीं ना कहीं हमारा इम्पैक्ट बढ़ा है। तो ये बेनिफिट्स देखिए, इन्हीं का माइक ऑन है तो बंद कर लेंगे, जब पूछा जाएगा तब ऑन करेंगे। तो ये देखिए आप एस्पेक्ट्स है कि ये पेज अगर आप लिख दिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन का है तो उसको आप 2 पेज लिखना होता है, तो इतना भी लिख दिए एनफ। अब फिर लास्ट में आप कंक्लूजन कर दीजिए। गवर्नमेंट का स्कीम डालना है, यहीं पे डाल दीजिए जब चर्चा कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके पास मात्र 2 ही पेज है। पहला पेज में इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू बताएंगे। ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ देखिए यहाँ पे एक गोल, देखिए एसडीजी गोल हमेशा प्रयास करेंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कैरिंग कैपेसिटी, सब एक टर्म है। बताइए किसका, हम बताइए क्या होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कैरिंग कैपेसिटी, बताइए कोई नंबर इसी सबसे मिलेगा। वो जब तक कीवर्ड्स नहीं डालेंगे नंबर नहीं मिलता है। बोलिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कैरिंग कैपेसिटी क्या है डिफरेंस? फुटप्रिंट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्सन का कितना कार्बन फुटप्रिंट है या कितना वो एमिशन कर रहा है, और कैरिंग कैपेसिटी एक इकोसिस्टम की कैपेसिटी है मैक्सिमम सस्टेनेबल, जिससे इकोसिस्टम रेनोवेट और रिवाइव होता है, प्लस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, एक मैक्सिमम पॉपुलेशन इकोसिस्टम होल्ड कर सकता है। ओके, कोई और बताएं? देखिए सिंपल, जैसे सिंपल समझ लीजिए कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये हुआ कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी। सपोज करिए कि आप 1 किलोवाट आवर या 2 किलोवाट आवर, 20 जूल, 50 जूल, कितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वो हो गया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और कैरिंग कैपेसिटी, उस अर्थ का, उस इन्वायरमेंट का, उस क्षेत्र का कितना क्षमता है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, वहां से आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो ये भी इस पे लेस प्रेस पड़ेगा, क्यों, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इन्वायरमेंट को कम नुकसान होगा। हम कम मात्रा में, चाहे वो गैस हो, चाहे वो आपका बिजली हो, कम यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सोलर एनर्जी से ले लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कि अर्थ का इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहेगा। कैन बी अचीव्ड एसडीजी गोल 7। एसडीजी गोल 7 में क्या है? अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। देखिए कितना अच्छा लाइन है। तो एसडीजी के 17 गोल तो एकदम मगफ होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो जब भी आप लिखेंगे तो एसडीजी का जरूर चर्चा करेंगे। 17 गोल है, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरीके के गोल पे आप बात करेंगे। ठीक है, ये सारा बेनिफिट्स हो गया
इलेक्ट्रिक एनर्जी का बेनिफिट क्या क्या है अगर हम सोलर एनर्जी से डिराइव करते हैं तो। अब देखिए ये आपका सोलर एनर्जी का कौन कौन सा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्कीम्स है, इंटरनेशनली क्या है, पॉलिसी कौन कौन सी है, बिहार के कंटेक्स्ट में क्या है, ये दिख रहा है बिहार के कंटेक्स्ट में क्या क्या है, नेशनल इनिशिएटिव कौन कौन सा है, संस्था कौन कौन सा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए अब इनिशिएटिव में कौन कौन सा इनिशिएटिव है, नेशनल सोलर मिशन NSM, अभी जो वर्तमान में आपका जो आया है PM सूर्योदय योजना, तो जरूर चर्चा करना ही करना, उसमें PM इसको जरूर लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सा है, नेशनल सोलर मिशन टू प्रमोट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ, ये आप जरूर लिखेंगे। ये अगर नहीं भी, अगर लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना है, लेकिन शॉर्ट है तो आप यहाँ कह करके निकल सकते हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका स्थापना हुआ तो क्या क्या बेनिफिट हुआ, सॉरी, एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्राइवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। क्या हुआ, ISA के एस्टेब्लिश होने से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। हम कैसे और अधिक एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, हार्नेस कैसे हम लोग वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग अधिक से अधिक सोलर एनर्जी में जो भी टेक्नोलॉजी है उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना करके, तो जब ये संस्था बनी तो उससे और अधिक एनर्जी हम लोग हार्नेस कर पा रहे हैं और अधिक से अधिक हम लोग सोलर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर पा रहे हैं। PM कुसुम, ये MNRE का कंसेप्ट विभाग मंत्रालय का है योजना, टू सपोर्ट इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑफ ग्रिड, कहने का मतलब क्या है, ये पावर ग्रिड से लिंक नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे सोलर प्लेट होगा और उसके माध्यम से खेत में जो इरिगेशन होता है, खेत में जो पटवन होता है, वो सोलर पंप के माध्यम से हो सकता है। सृष्टि, देखिए इसी का ही फिर बाद में एडवांस वर्जन आ गया, पहले सृष्टि स्कीम चलता था, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसी का ही अब एक्सटेंडेड वर्जन आ गया है PM सूर्योदय योजना, सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। कुछ नहीं, आप उतना फुल फॉर्म याद नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप सृष्टि जरूर लिख सकते हैं। सोलर पार्क स्कीम, सोलर पार्क बनाने का कंसेप्ट जिस तरह से फूड पार्क का कंसेप्ट है कि एक ही जगह पे कलेक्शन हो जाए जो रॉ मटेरियल्स है, उसका प्रोसेसिंग हो जाए, साथ साथ उसका पैकेजिंग हो जाए और वो मार्केट में पहुंच भी जाए। तो एक साथ उसी तरीके से सोलर पार्क का स्कीम का भी कंसेप्ट है कि एक ही जगह पे सारा कुछ उसका इंस्टॉलेशन हो सकता है, चाहे वो सेमीकंडक्टर उसमें लगने वाला सामान हो या बैटरी स्टोरेज का सिस्टम हो, सारा कुछ उसमें एक जगह ही हो जाए, और ताकि उसको आसानी से हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव सोलर प्लेट निर्माण कर सके और एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। राजस्थान में जो भी जोधपुर में बना हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, इससे भी कहीं बड़ा है, इससे भी बड़ा है क्या, जानकारी है किन्हीं को? तो रीवा वाला क्या MP के? नहीं सर, MP का जयपुर का रेवा, नहीं 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 यही है, MP सोलर में पार्क तो में इसी का फ्लोटिंग नाम है। अभी झारखंड वो अभी वहीं पे है सर, राजस्थान में। हाँ, सूर्योदय देखिए ये सब था 22 जनवरी 2026 टू डिस्ट्रीब्यूट सोलर पैनल्स इन, यही PM सूर्योदय योजना। अटल ज्योति योजना टू इंस्टॉल सोलर स्ट्रीट लाइट्स, एक मुख्य, जब हम लोग बिहार की बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे उस पर। अटल ज्योति योजना है टू इंस्टॉल सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। सूर्य मित्र टू प्रिपेयर कैपेबल वर्कफोर्स, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, नेट मीटरिंग, सोलर पंपिंग। तो ये क्या है आपका योजना है। देखिए अब ये स्कीम से इतनी पॉलिसी है, हमने 10-12 बताया, आप 10-12 आपके नोट्स में है, वहां पे आप 4-5 भी 6-7 भी लिख दिए, 4-5 भी लिख दिए, 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपके नोट्स में होना चाहिए, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। इंटरनेशनल लेवल पे क्या ISA चल रहा है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, स्टार्क सी सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ये नाम है, ध्यान रखेंगे। कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, MNRE है, AD है और निशे है। बताइए फुल फॉर्म क्या होता है निशे का, कोई बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
solar energy and हाँ गुड, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये एमएनआरई का ही है, उसमें ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नीचे एमएनआरई के अंदर ही काम करती है। और एक एडा क्या है, एडा का फुल फॉर्म बताइए। एडा कोई बताइए, एडा का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल IREDA। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन। हाँ ठीक है। बिहार में देखिए, बिहार में कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है अभी अभी वर्तमान में, जो आपका है ये वाला बहुत जरूर, जब भी बात होगा सोलर एनर्जी का बात होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर एनर्जी से, तो ये जरूर आप बात लिखेंगे। सीएम ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अंडर 7 निश्चय कौन, 1 की 2 बोलिए। एनर्जी के लिए 7 है। तो 2 ही होगा। अरे भाई 7 निश्चय कौन सा है, 2 क्या नाम है 7 निश्चय, उसमें कौन सा स्वच्छ गांव हरित गांव, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे कि सीएम ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अंडर 7 निश्चय 2 अंडर द स्वच्छ गांव हरित गांव। बिहार पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी पॉलिसी है बिहार सरकार का। बिहार सोलर पॉलिसी है, जल जीवन मिशन है, जल जीवन हरियाली जल मिशन। और इस तरीके से यहाँ पे इरडा है, उसी तरीके से यहाँ पे ब्रीडा है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एग्रीकल्चरल में। तो इसमें पीएम कुसुम तो आता ही है। तो बिहार के जब भी आप लिखेंगे तो इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार भी 3-4 बातें लिख देना है। अगर लॉन्ग होगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट होगा तो उतना ही रखा जाएगा। लिमिटेशन क्या क्या हो सकता है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, एक बार माइक बंद करेंगे, किन्हीं का माइक ऑन है। हाई इनिशियल कॉस्ट, दूसरा लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, अभी भी उतने अधिक मात्रा में पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं हो पाती है ताकि अधिक से अधिक सोलर का इंस्टॉलेशन किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रिड कनेक्टिविटी, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे हमें सोलर पार्क्स बनाना है, रूफटॉप इंस्टॉल करना है या फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाना है, थोड़ा सा है अभी इसमें समस्या है। तो ग्रिड को कनेक्ट करने में भी अभी भी ऑन ग्रिड में बहुत दिक्कत है, लेकिन ऑन ग्रिड करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एनर्जी का जो है सेविंग्स बहुत ज्यादा होगा। सर लैंड इंटरमीडिएट की सप्लाई भी हो एबिलिटी, जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। इसमें आप लिख सकते हैं विच लीड्स टू इंटरमीडिएट सप्लाई। आप जितना, आप देखिए समय का है उसमें, अब 5-6 मिनट का समय है तो उस हिसाब से ही लिखना है, लॉन्ग है तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अब यही बात अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, आपका लॉन्ग आंसर हो गया। लेकिन मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा ताकि इतना अधिक पढ़ ले कि कोई भी टॉपिक आपसे अनभिज्ञ ना रहे। कुछ वे फॉरवर्ड में हम लोग बात करते हैं, पहले पॉलिसी का बात करेंगे कि पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बात करते हैं, फाइनेंस का बात करेंगे, इंटीग्रेशन कोलैबोरेशन का बात करेंगे, इंटीग्रेशन कोलैबोरेशन कोऑपरेशन कोलिशन, सब शब्द है। क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। उसमें इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ सकता है, नेशनल, इंटरनेशनल, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, और साथ साथ आप उसको भी जोड़िए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी जोड़िए। फाइनेंस को लेकर के क्या क्या बिजनेस हो सकता है कि हम लोग पीपीपी, प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम लोग काम करें, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे उस पर अधिक एक्सपेंड करने की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि जीडीपी का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, साथ साथ हमारा एमएनआरई डिपार्टमेंट विभाग मंत्रालय है, उसको भी हम लोग फंडिंग अधिक करें। कैपेसिटी बिल्डिंग, अभी एक समस्या ये होती है सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में कि बहुत लोग को जानकारी ही नहीं है,
वो चाहे वो सहेज के रखने में, चाहे वो कनेक्टिविटी करने में, तो हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, उसको प्रशिक्षण भी दे सकते हैं कि बहुत आसान है, उसको जागरूक कर सकते हैं। आईसी का प्रोग्राम इंसेंटिव एंड सब्सिडीज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे हम लोग दे रहे हैं, क्या नाम है उसका, पीएलआई, क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। हाँ, गुड। तो उसमें जैसे देखिए आप यहाँ लिखे एग्जाम्पल डाल दीजिए, पीएलआई हो गया हाइब्रिडाइजेशन विथ विंड और बायोमास। अब ऐसा मॉडल्स हो जो कि हम लोग मिनी, हाँ इसमें एक और ग्रीन बॉन्ड का भी कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। मिनी ग्रीन डेरिवेटिव एंड लोड्स वही ऐसा हो कि उसको हम लोग बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पॉलिसी ऐसा हम लोग की नीड्स से सोलर वेस्ट मैनेजमेंट है, जो भी अगर उसका वेस्टेज होता है या मतलब जो हमारा इको फ्रेंडली है, कहीं ना कहीं वो इको फ्रेंडली ना, उसको दिक्कत ना, इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस ना हो जाए, डिग्रेडेशन ना करे। दैट्स वाई पॉलिसी ऐसा हो कि जब उसको जिस तरह से ई वेस्ट होता है, तो ई वेस्ट को हम लोग सही तरीके से उसका निपटान करते हैं कि उसी प्रकार से जो उसका वेस्टेज हो उसका निपटान सही से हो, साथ साथ उसका हम लोग जो कंजम्पशन करें या जो क्वालिटी हो, BEE स्टैंडर्ड इसका है ना, क्या नाम है फुल फॉर्म? ब्यूरो ब्यूरो ऑफ ऑफ एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी संस्था का एफिशिएंसी। नाम, गुड गुड, वेरी गुड। संस्था का नाम, स्टार रेटिंग, यही सब तो बात बनाता है इन सब। मेंस में कुछ नहीं करना होता, मेंस में आपके पास कितना नॉलेज है कि उससे मैटर कितना अच्छा आप वहां पे चिपका पा रहे हैं। जैसे ही आप सोलर एनर्जी की बात हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हुई, क्या आप ये सब बात सोच पाए, क्या इस संस्था का नाम याद आया? तो अगर याद आ रहा है तो आप वेल गुड, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बी स्टार रेटिंग होता है ना, तो उसमें स्टार रेटिंग क्यों, कौन सा वाला हो, 5 वाला हो। क्यों 1 2? अब तो फैन में भी आने लगा है, पहले सीलिंग फैन में नहीं आता था, सीलिंग फैन में भी आता है। हर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से सभी में कर दिया गया कि सभी में स्टार रेटिंग रहेगा ही रहेगा। ये आपका कंक्लूजन हो गया। दस इंडिया नीड्स टू इंक्रीज एनर्जी प्रोविजन फॉर इट्स पॉपुलेशन एंड फास्ट ग्रोइंग, वही सब बात लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे अधिक कर सकते हैं, उसमें लास्ट में भी लिख सकते हैं। टू अचीव द टारगेट ऑफ zero carbon emission by 2070, एनर्जी न्यूट्रलिटी, वो आपके ऊपर है, अच्छा बात बना सकते हैं। ये आपका हो गया सोलर एनर्जी का बात। क्लियर है कि नहीं? कुछ पूछना बताइए। समझ में आया या नहीं आया? जी आवाज नहीं आई, बताइए। सर मैं पूछ रहा कि इसके फायदे तो देख लिए सर, और इसके चुनौती क्या होंगी सर, चैलेंजेस चुनौती क्या बताया होंगे? ही ना, देखो चुनौती नहीं बताया, देखिए लिमिटेशन का भी बताएं सर। लिमिटेशन बताया ना, हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरू में इंस्टॉलेशन में बहुत दिक्कत होती है, उसमें पैसे की खर्च ज़्यादा लगता है, फाइनेंस अभी भी इन्वेस्टर्स उतना नहीं आ पा रहा है, हमारे पास उतने फंड नहीं है अधिक मात्रा में उसको जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ग्रिड कनेक्टिविटी की समस्या है कि हमारे पास एनर्जी तो मान लीजिए जहाँ लग रहा है सोलर प्लेट, हमारे पास एनर्जी स्टोर हो रहा है लेकिन उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आ पाई है और प्रत्येक जगह भी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। लैंड एबिलिटी का बहुत बड़ा, मान लीजिए अगर हमें लगाना है, सोलर पार्क बनाना है, रूट इंस्टॉल करना है, तो उसका भी समस्या होता है, साथ साथ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल इशू। अब इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा एक टेक्निकल व्यक्ति चाहिए होता है, टेक्नीशियन व्यक्ति चाहिए होता है, लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति को ट्रेंड किया कर दिया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग कर दिया जाए, तो वो खुद ही ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं, इसी को आप ये पॉइंट हो गया, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा। ओके, क्लियर है? एक और देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। एक और देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियर एनर्जी।
With growing energy needs, should India keep on expanding its nuclear energy program? Discuss the facts and fears associated with nuclear energy. ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना के लिए वही कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो अभी कंसेप्ट एनर्जी जो प्रोग्राम है, क्या अभी इंडिया को कीप ऑन मूविंग उसमें और डेवलपमेंट करना चाहिए, साथ साथ उसके संबंधित क्या फैक्ट्स हैं, क्या फियर्स, क्या क्या लिमिटेशन, फियर्स का मतलब यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या बोटल नेक्स। देखिए अब मैं बार बोलता हूँ ना कि जब शब्द का मतलब है कि सिर्फ एक शब्द नहीं, बोटल नेक्स, फियर्स, चैलेंजेज, क्रिटिसिज्म, जब ऐसे कुछ भी आप प्रश्न में मान लिया कर रहा है फियर्स, तो हम लिखेंगे फियर्स, हम क्यों एक्स्ट्रा लिखेंगे। हाँ, आप उसमें आप बोल समय में ये सब शब्दों का यूज कर सकते हैं। द अनदर ड्रॉबैक्स इज दैट द अनदर बोटलनेक्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज दैट, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब यहाँ पे प्रश्न कर रहा फैक्ट एंड फियर, तो हम फैक्ट एंड फियर कहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, क्या क्या हम शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन, रोल या भूमिका हिंदी में बोलते हैं, वर्डी, व्हाई शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग, इंडिया को क्यों अभी इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। अभी तो रसिया यूक्रेन का जो चैलेंज चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में आज जो यूक्रेन की स्थिति, एक समय था, एक वक्त था कि यूक्रेन सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की सब बात होती थी तो सबसे पहले यूक्रेन की बात होती थी। सबसे ज्यादा वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का सेंटर था। इसका आप लोग नाम भी जानते हैं कि चेरनोबिल जो था, उसमें वहाँ पे घटना भी घटी थी। आज स्थिति ये है कि सभी जो रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब मिलकर के समझा बुझा करके उससे ये अलायंस करवा लिया। कौन सा अलायंस करा लिया? एनपीटी, कि आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, आप परमाणु बम अप्रसार संधि इसको बोलते हैं, नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। आज की स्थिति ये है कि उस वजह से आज यूक्रेन की स्थिति है। और यूक्रेन के पास आज न्यूक्लियर पावर होता, एटम बम होता, तो शायद रसिया इस तरह का हिमाकत नहीं कर पाता। अमेरिका भी शायद अभी स्थिति हो गई कि वो कंप्रोमाइज करने की स्थिति में है। तो आज के समय में तो सबसे जरूरी हो गया है। आज यूरोप भी, ब्रिटेन और फ्रांस चर्चा कर रहे कि नहीं, अब अमेरिका पे डिपेंडेंट रहने का समय, फिर से जो हम लोग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे चर्चा कर रहे थे, आज दुनिया फिर से उधर फिर वो पिछले मूव करती जा रही है कि डिफेंस सिक्योरिटी पे, डेवलपमेंट की अपेक्षा डिफेंस सिक्योरिटी पे खर्च करना जा रही है, जो कि किसी भी वर्ल्ड कल्याण के लिए, वर्ल्ड वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। खैर, लेकिन अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को एक्सपेंड करना चाहिए। पहला तो एक एनर्जी मीट्स, जो एनर्जी का डिमांड है वो मीट होगा, और दूसरा हम लोग ज्यादा सेफर महसूस करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है इंट्रोडक्शन में। न्यूक्लियर एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस और कोर ऑफ एटम विद एन एम टू इंक्रीज द एटॉमिक पावर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, हम लोग का ये टारगेट डेटा है, ध्यान रखेंगे कि 3.2 से 5% तक 2030 तक द एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी विच हेल्प इन न्यूक्लियर एनर्जी कंट्री का एनर्जी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इंडिया का पंचामृत प्रोग्राम है 2070 तक, हम उसको अचीव करने में ये कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लिस्ट इनपुट में बहुत मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। क्यों इसको एक्सपेंड करना चाहिए, थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं। क्या फीचर्स है? हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, दो तरह का होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग 2%। देखिए अब हम लोग मात्र कितना 2% ही कर पा रहे हैं। 2% ऑफ कंट्री टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजन, जितना जनरेशन हो रहा है उसमें से एटॉमिक का मात्र
2% ही है। अब इसको और अधिक एक्सपेंड करने की जरूरत है। इंडिया हैव करेंटली 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। वर्तमान में कितने रिएक्टर्स हैं? 22 हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें देखिए 3 तरह का होता है। अभी वर्तमान में चौथा जो आ रहा है SMR, इसको लोग बोलते हैं, क्या नाम है इसका बताइए? स्मॉल मॉड्यूलर SMR का रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इससे पहले अभी जो 3 कौन-कौन है? PHWR, FBR, HWR। देखिए अब टेक्निकल आप इसके जानते हैं कौन-कौन सा इसमें एलिमेंट लगता है, अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो लेकिन कम से कम इतना शब्द पता हो कि आप वहाँ पे जब न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम का बात है तो ये शब्द लिखना पड़ेगा कि कौन-कौन सा प्रोग्राम हमारे यहाँ 3 स्टेज का प्रोग्राम जो चल रहा है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और एक एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। लेकिन अब उसका भी एडवांस्ड वर्जन आ गया है, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर। इसमें क्या है कि एक छोटा-छोटा रिएक्टर बना करके भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन किया जा सकता है और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें PHWR में जनरली जो यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम कितना होता है? 9 233 5 3 होता है कि 5 होता है? और FBR में प्लूटोनियम 39 होता है, 235 सर। 235 और HWR। तो ये तीनों आप बस इतना ध्यान रखें कि इसमें जो रॉ मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करते हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में, फास्ट रिएक्टर में उसी का फिर डिफ्यूज़ होकर के प्लूटोनियम यूज़ होता है और फिर ये एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, उसमें थोरियम और यूरेनियम यूज़ होता है और फिर स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर उसी का ही एक कैसे कह सकते हैं इस तरह से। पहले एक समय था कि बहुत बड़ा-बड़ा कंप्यूटर, आज कंप्यूटर से लैपटॉप हुआ, लैपटॉप से फिर आज मोबाइल हो गया। वही ऑपरेशन है लेकिन और छोटा हो गया और उसका और अच्छा मतलब कंफर्टेबल, पोर्टेबल। तो उसी प्रकार से स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर है कि कहीं भी आसानी से इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। जिस तरीके से अभी वर्तमान में बिहार में कहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने वाला है? किस जिले में? गया में सर। बहुत बढ़िया, गया में होने वाला है, यही जानते हैं। गया में सर, नवादा है क्या? नवादा में एक होना फिर था सर। नवादा नवादा में क्या कैसे बोल दिए आप? आज नवादा 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 या है गया ना? सर, मतलब और नहीं, नवादा नवादा है। रजौली सर। हाँ, सर एक नवादा में है, क्वेश्चन था ध्यान सर। रखिएगा। हाँ बताइए। सर कहीं पे पढ़े थे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अलावा एक भारत स्मॉल रिएक्टर करके था, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है सर? भारत नाम दिया गया है। देखिए स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर उसमें अब हर चीज़ का कंसेप्ट वही हो गया है कि नाम दिया गया है उसका। टेक्नोलॉजी मतलब वो वही भी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हाँ, ही है हाँ, ना, या टेक्नोलॉजी दोनों हाँ, कुछ बिल्कुल, डिफरेंस बिल्कुल। भी है? नहीं, टेक्नोलॉजी वही है, बस उसमें नाम दिया गया और टेक्नोलॉजी इसमें बस यही है कि आप इतना समझिए कि प्रक्रिया वही होगी, जो ये सारा हो रहा है तीनों में। बस उसमें क्या है कि उस थोड़ा एडवांस वर्ज़न है, लाइट वेट मटेरियल यूज़ किया गया है और ईज़ी इंस्टॉलेशन है, ताकि हम लोग आसानी से उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए कुछ अंतर नहीं है। तो ये थोड़ा-सा फैक्ट्स है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का क्या-क्या फैक्ट्स है और कौन-कौन टाइप होते हैं, कितने वर्तमान में रिएक्टर हैं। उसके बाद इसमें आप बात कर लेंगे कि क्या और फैक्ट्स वर्तमान में भी चल रहा है, क्या बेनिफिट्स है। माइक बंद कर लेंगे। देखिए एनर्जी का बात आया, हमने फिर से इस्तेमाल कर दिया 5E। जहाँ एनर्जी की बात होगी, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी की बात होगी, वहाँ पे ये ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इजी एक्सेस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसको आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनली क्या हो रहा है? स्ट्रेंथन न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। जिस तरीके से उसमें क्या था कि सोलर डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन हो रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। स्वाभाविक रूप से कि हम लोग हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है और अधिक टेक्नोलॉजी हमारे पास हो रही है, तो हम ज़्यादा सेफर महसूस करते हैं। हमारे पास हम ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बन पाते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी डिमांड, हर तरीके से हम लोग सेल्फ रिलायंट हो पाते हैं।
MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, बिस्नार एग्रीमेंट, NSG, सब जानते हैं आप लोग? तो बताइए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बेसिकली डबल यूज वेपन्स का वो ट्रेडिंग के लिए है, ताकि रोग नेशंस के हाथ में न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए जिनकी डबल यूज हो सकती है। हम्म, तो और बताइए। बिस्नार एग्रीमेंट बताइए कोई। बिस्नार है, NSG है, बताइए। सर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जो न्यूक्लियर रिच फैमिली है ना, जो सप्लाई करता है न्यूक्लियर हाँ, फ्यूल का। बिस्नार एग्रीमेंट क्या है? बिस्नार एग्रीमेंट में एक्सपोर्ट रोकते हैं कन्वेंशनल आर्म्स और डुअल यूज टेक्नोलॉजी का, और एनएसजी में तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ही है। इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, बाकी तीनों का मेंबर है इंडिया। एनएसजी में चाइना और की मेंबरशिप वो कर रहा है। वेरी गुड। MTCR में क्या है? सर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलॉजी में मिसाइल टेक्नोलॉजी का है। बिल्कुल। सर तो इंडिया MTCR उसका में क्या होता है? हाँ, MTCR का इंडिया इंडिया क्या है? उसका इंडिया मेंबर नहीं है। मेंबर है सर। इंडिया MTCR से का किसका मेंबर मेंबर नहीं क्या है? है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का नहीं है सर। बिल्कुल। तो ठीक है, ये देखिए फैक्ट्स है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि MTCR में क्या है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, जो जितने अधिक से अधिक मिसाइल टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास है, ताकि इतनी पावरफुल नहीं हो जाए कंट्री कि फिर जब भी लड़ाई हो तो उस तरह का बहुत लार्ज मास डिस्ट्रक्शन हो, वो ध्यान रखना है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी वही एक ग्रुप ही संस्था है न्यूक्लियर सप्लायर्स को लेकर के ही, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। बिस्नार में भी यही है कि एक्सपोर्ट नहीं हो, जो कन्वेंशनल आर्म है उसको कंट्रोल किया जा सके। एनर्जी, परमाणु का जो भी प्रसार हो रहा है उसको कम से कम किया जा सके। जो भी आपका थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, उसका एक्सपोर्ट वगैरह नहीं हो। ये ध्यान रखना है। संस्था का नाम इकोनॉमिकली कैसे हेल्प कर थोरियम सकता है। थोरियम में तो सर हम लोग को बहुत रिच कंट्री है ना, हाँ, तो फिर थोरियम को तो रिच सर हम कंट्री है। लोग एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो थोरियम हमारे पास है। हमारे पास थोरियम के साथ समस्या ये है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूटिलाइज कर पाए। अभी भी उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, मॉडिफाइड करना पड़ता है, एज ए पेलेट्स बनाना पड़ता है। पहले जब भी यूरेनियम भी यूज होता है तो उसमें पेलेट्स बनाना पड़ता है, स्मॉल स्मॉल, तब जाकर के हम उसको रिएक्टर में डालते हैं। एनरिच करना बोलते हैं उसको। हाँ, इसीलिए उसको ना सर एनरिचमेंट बोलते थर्ड हैं। स्टेज का हो रहा है न्यूक्लियर थ्री कि थोरियम का यूज हो सके। थर्ड स्टेज का इसीलिए ना हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम लोग एडवांस जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एडवांस क्यों हो रहे हैं? ताकि हम लोग उसको और कैसे यूटिलाइज कर पाएँ, उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज कर पाएँ, कैसे मैक्सिमाइज कर पाएँ, इसी को लेकर के। देखिए हम लोग को ये बस देखिए ध्यान रखना है कि कौन-कौन सा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कीवर्ड्स पता रहना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे लिख सकें। आप पूरा अंडर प्रोसेस भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन नहीं जानते हैं, कोई भी उसमें भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, आपसे प्रोसेस नहीं पूछा जा रहा है, कैसे बना नहीं बना। हाँ, अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है, उसको आप लिखेंगे तो थोड़ा-सा वो और एडवांस्ड होगा। जैसा कि मैंने बहुत पिछले क्लास में बहुत सारे क्लास में मैंने बताया भी कि कौन-कौन सा प्रोसेस है, बहुत सारा फिल्ट्रेशन का है, नैनो फिल्ट्रेशन, बहुत सारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। तो जितना प्रोसेस है वो भी ध्यान रखते हैं तो अच्छी चीज़ें हैं। अभी एक टेस्ट लिखने गए थे इकोनॉमिकल सर, हाँ, हाइब्रिड रिएक्टर का पूछ दिया था तीनों स्टेज का, कि तीनों स्टेज में कैसे कैसे यूज होता है। हाँ, तो वही जानते हो, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है, क्या पता आ जाए, लेकिन समान तौर पे नहीं आता है, लेकिन आ जाता है तो फिर भी इसलिए एक बार जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर हो गया, नेवल हुआ, कि कौन-कौन सा प्रोग्राम है, क्या उसका थोड़ा-सा देख लेना, वही 3 को तो पढ़ना है। अब न्यूक्लियोलॉजी का मतलब क्या है? ये 3 को पढ़ना है, एक चौथा पढ़ना है, ऐसे हमारा पढ़ना है। तो थोड़ा-सा देख लेना है कि कौन कंपोनेंट है, कौन-सा कूलेंट है, क्या मॉडरेटर है, कौन-सा जो आइटम इनपुट यूज़ करते हैं और उसमें एनरिचमेंट कैसे करते हैं, प्रक्रिया है। आप वो तो यूट्यूब पे भी डालेंगे तो दिख जाता है, चीज़ नहीं है। कहने का मतलब कि आप
ब्रीफिंग कर ली ताकि बाकी सिलेबस भी खत्म करना है ना, साइंस एंड टेक तो पढ़ना है ही, बाकी सब तो इसलिए टेक्निकली थोड़ा-सा रहिएगा, स्ट्रॉन्ग रहिएगा तो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर पाएँगे वहाँ पे। कई बच्चों को लगता है कि यार टेक्निकल हो जाता है साइंस एंड टेक में, दैट्स मैं थोड़ा-सा कम मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ये टेक्निकल वर्ड्स जब आप साइंस एंड टेक में यूज़ करते हैं, तो अच्छा रहता है। खैर ठीक है, ये बेनिफिट सब है, चीपर टू ऑपरेट है, हाई पर कैपिटा एनर्जी हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकता है, जॉब क्रिएशन हो सकता है और सबसे अच्छी बात है कि रिलायबल एंड कंटीन्यूअस पावर, सेल्फ रिलायबल भी कर सकते हैं। यस सर, इसका सोशल हिंदी में मिलेगा क्या नोट्स? हिंदी में आपको क्या दिक्कत है? हिंदी में तो बता रहे हैं। सर की पॉइंट्स बताइए। थोड़ा हिंदी में रहता तो हम लोग फ्यूल्स हमारे पास कम है, फॉसिल फ्यूल्स तो एक बेहतर विकल्प है ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। एबिलिटी ऑफ थोरियम कभी कोई बात कर भी रहे थे, हमारे पास थोरियम का प्रचुर मात्रा में है थोरियम, तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका फैक्ट्स है कि क्या-क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है और क्या बेनिफिट्स, क्या फियर्स है, क्या लिमिटेशंस है, क्या चैलेंजेस है, क्या बॉटलनेक्स है, क्या सीमाएँ हैं, तो उसमें कुछ-कुछ सीमाएँ क्या है? एक तो सीमा हमारे पास टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सीमाएँ है। अभी हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जो चीज़ें हो इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, उसमें दिक्कत होता है। कैपिटल इंटेंसिव अभी भी उसमें खर्च बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में उसमें कैपिटल पूँजी की ज़रूरत है। इनसफिशिएंट न्यूक्लियर स्टोर कैपेसिटी। In 2008, Atomic Energy Commission predicted India would have 650 gigawatt. बट वर्तमान में कितना हमारे पास है? मात्र 6.78। इसको डेटा को आप ध्यान रख सकते हैं। 8 में एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन परमाणु ऊर्जा निगम ऐसा प्रेडिक्टेड किया था कि हम लोग 2050 तक 650 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे इंस्टॉल कैपेसिटी का। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, अगर उस हिसाब से देखा जाए हम लोग 2025 आ गए हैं और उसका 650 का 6.78 मतलब मात्र 1% अचीव कर पाए हैं, जो कि विडंबना वाली स्थिति है, स्थिति नहीं है। न्यूक्लियर लायबिलिटी, इंडिया सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। हाँ सर, स्क्रीन कुछ दिख कर रहे रहा हैं है। क्या? कुछ बच्चे स्क्रीन बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा, आप रिफ्रेश कर लेंगे, स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है ना? जी सर, विजुअल। यस मुझे यस भी सर। दिख रहा है। ओके, हाँ दिख रहा, आप रिफ्रेश कर लें थोड़ा सा। न्यूक्लियर सेफ्टी डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव। आप जैसे देखिए, अब जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम है तो वहाँ पे ये न्यूक्लियर सेफ्टी बहुत बड़ा चैलेंज है। सॉरी, जो आप लोग देखे थे वहाँ पे, चाहे चेरनोबिल में हुआ, जापान में हुआ। जापान में कौन सा नाम था, क्या बताएंगे? फुकुशिमा। सर फुकुशिमा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर 3 माइलस्टोन था सर अमेरिका में भी। हाँ, तो आप ध्यान लिख सकते हैं कि चेरनोबिल हुआ, फुकुशिमा हुआ, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। न्यूक्लियर स्टोरेज में फंड, भी तो दिक्कत होता है सर, बहुत लंबे समय तक स्टोरेज करना पड़ता है, उसकी भी लेके दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, वो 2000 उसको हम लोग डाल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आप लिख सकते हैं। हाँ बताइए, और क्या बोल रहे हैं अभी कोई? अभी एक शोध से पता फ्रॉम चला है कि सर इंस्टॉलेशन टू ऑपरेशन हाई कॉस्ट। तो इसका बिल्कुल, इंस्टॉलेशन भी हाई कॉस्ट है, ऑपरेशन भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बनाने में और सर 15-20 साल लगे। आतंकवादी का ठिकाना बन सकता है। हाँ, न्यूक्लियर और सेफ्टी इसका में आप लिख सकते हैं। देखिए, रेडिएशंस और भी तो है। ये जो आप रे- बता रहे हैं ना पॉइंट, ये अच्छी पॉइंट है, लेकिन उसमें क्या करना है कि आप वो प्रयास करेंगे कि किस डायमेंशन में रखें। जैसे देखिए, आपका जो आप बता रहे हैं कि तो न्यूक्लियर सेफ्टी में आ जाएगा, आप उसमें सब डायमेंशन बनाइए। न्यूक्लियर लायबिलिटी में आ सकता है, न्यूक्लियर फंड साइकिल पैसे वाला बात होगा, इंसफिशिएंट। तो ये आपके माइंड में जब प्रश्न आए तो वो होना चाहिए कि कौन-कौन डायमेंशन है, उसके बाद सब डायमेंशन। अब कई बार होता है क्या है, बच्चे एक साथ 10 पॉइंट लिखते हैं। उससे बेहतर है, मेरा सलाह ये होगा कि आप डायमेंशन बनाइए 5, उसके बाद सब डायमेंशन दीजिए। 2-2 भी दीजिएगा तब 10 हो गया, 10 पॉइंट हो गया।
वो ज़्यादा अच्छा होता है याद करने में भी, समझने में भी, पढ़ने में भी, लिखने में भी और साथ-साथ एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने में भी। 10 पॉइंट बनाने से अच्छा है कि 5 पॉइंट ही बनाइए, अब उसका 2-2 सब डायमेंशन दे दीजिए। अब न्यूक्लियर सेफ्टी में ही आतंकवाद की बात कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइटम्स का भी बात कर सकते हैं। लायबिलिटी में बात कर सकते हैं आप। इनसफिशिएंट न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड उसमें आपका आ जाएगा कि इंस्टॉलेशन से लेकर के ऑपरेशनल से लेकर के एनर्जी प्रोडक्शन तीनों बात। ठीक है, तो यही सब बात है। अब इसमें हम देखते हैं इनिशिएटिव क्या-क्या इनिशिएटिव है। कुछ-कुछ संस्थाएँ जो हैं साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर संस्था है, कौन-कौन सा बोर्ड्स है, इंटरनेशनल कौन-कौन से एग्रीमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये वर्तमान में जो इनिशिएटिव्स है, जो पहल गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट का संस्था, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से संबंधित है, ये एक जगह है। तो ऐसा ही नोट्स में बार-बार बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा ही बनाने का प्रयास करें, सीखें। कि जब न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब पढ़ने का मतलब ये है कि आपने ये सारा काम कर लिया। अब किस तरह का प्रश्न आएगा तो आप वहाँ पे इनपुट डाल सकते हैं। बाकी आपका बच क्या गया? बात बनाना, अब सेंटेंस फ्रेम करना, लेकिन मेन आपका रॉ यही सब है। देखिए कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, वार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईजीसीआर इंदिरा गांधी, बीईसीसी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर है, टीआईएफआर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कौन-कौन 2 एनपीसीएल बहुत ज़्यादा हर जगह आपका ये यहाँ पे जो खुला है यूरोप में सॉरी यूपी में, यहाँ कौन खोलने वाली है? नवादा में? कौन बनाएगा? पढ़े थे न्यूज़ में? अदानी पढ़े थे क्या? सर अडानी है? ठीक है। अडानी का कौन सा कंपनी? कुछ नाम होगा ना कंपनी का? सर कंपनी का नाम मिस अभी कर रहे हैं। क्या बताइए? ठीक है, हाँ अडानी ही है, ठीक है। अडानी एनर्जी लिमिटेड, उसको ध्यान रखेंगे। और उसमें सहयोग करेगा, एनपीसीएल सहयोग करेगा, टेक्नोलॉजी देने में सहयोग करेगा। और दूसरा क्या है भाविनी है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बोर्ड्स कौन-कौन सा बोर्ड्स इस पे काम करती है? सर रेगुलेटरी बोर्ड होती है। नाभिकीय जो अपशिष्ट होता है उसके लिए आइडियल कंडीशन होता है कि 500 मीटर अंदर उसको दफनाया जाता है, तभी उसका इफेक्ट नगण्य के बराबर होगा। फिर भी कुछ ना कुछ बताइए। हाँ, तो 500 मीटर तो ये सारा कौन करेगा? रेगुलेटरी बोर्ड ही देखेगा ना, एईआरबी देखेगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड देखेगा। हैवी वाटर बोर्ड भी है, कि वहाँ पे जितने भी मॉडरेटर होते हैं, कूलेंट होते हैं, तो उसके लिए भी बना दिया गया है कि ताकि किसी भी तरह का लीकेज नहीं हो, किसी तरह का मिसहैपनिंग नहीं हो। इंटरनेशनल संस्था हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, एनर्जी से लेकर पर्सनल एग्रीमेंट, एनपीटी, न्यूक्लियर लायबिलिटी कन्वेंशन, ये ध्यान रखेंगे। वियना कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, ज्वाइंट प्रोटोकॉल, ब्रुसेल्स सप्लीमेंट, कम से कम ये 2 ध्यान रखेंगे, वियना और पेरिस कन्वेंशन, जो कि न्यूक्लियर लायबिलिटी कन्वेंशन से रिलेटेड है कि अब जब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम आपके यहाँ डेवलप हो रहा है, तो उसका सेफ्टी, उसका मेंटेनेंस, उसका ऑपरेशन, उसका अंडरग्राउंड करना, मतलब हर एक तरीके से उसका मेंटेनेंस करने की ज़िम्मेवारी उस देश की होती है। अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग होता है, तो उसपे ये जो कन्वेंशन का जो भी पनिशमेंट है, उसका पनिशमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। सर बासेल कन्वेंशन भी 1989 का हजारियस वेस्ट के लिए। हाँ, वाशेल में क्या है? वो वो हजारियस वेस्ट हैजार्डस के के लिए। लिए है। हाँ, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में एचएमआर का मैंने बात किया ही, फिर जो 3-4 प्रोग्राम हमारा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसके बारे में बात किया गया है और ये लास्ट में कंक्लूजन है। ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के बारे में है। लोगों ने देखा कौन-कौन सा इनिशिएटिव है, क्या उसके साथ चैलेंजेज है, क्या
फैक्ट से क्या-क्या संभावनाएँ हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकता है और उसके क्या फीचर्स हैं और सॉल्यूशन में क्या होता है। मैंने बताया सॉल्यूशन में 3-4 तरीके से आप सॉल्यूशन देते हैं। एक R&D का बात करते हैं, फाइनेंस का बात करते हैं, इंटीग्रेशन का बात करते हैं, इंटीग्रेशन कोलैबोरेशन का बात करते हैं, अवेयरनेस का बात करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। तो ये सब कॉमन सॉल्यूशन है। जहाँ भी कुछ हो तो आप ये सब ज़रूर देंगे। संस्था वाला इंटीग्रेशन होना चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग का काम होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, साथ-साथ उसका जो पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो, मेंटेनेंस से लेकर के हर चीज़। यही है आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। बताइए किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया पूछिए, क्लियर है?